शुरुआत करते हैं दोस्तों आज के न्यूज़पेपर की। हम पहली जो न्यूज़ डिस्कस करने वाले हैं वो सिम कार्ड के वेरिफिकेशन से रिलेटेड है। सिम के माध्यम से बहुत सारे अपराध होते हैं, बहुत सारी धोखाधड़ियाँ होती हैं। उन सब को रोकने के लिए केंद्र सरकार की तरफ से कुछ प्रयास किए गए हैं। ठीक है, तो 10 लाख सिम कार्ड डीलरों का पुलिस वेरिफिकेशन होने वाला है। धोखाधड़ी पर लाखों का जुर्माना अब केंद्र सरकार लगाने वाली है। तो कुल मिलाकर के जो सिम कार्ड के डीलर होते हैं ना, उनके ऊपर अब पुलिस वेरिफिकेशन का काम चालू हो जाएगा। अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि व्हाट्सएप ने खुद से करीब 66,000 अकाउंट को ब्लॉक कर दिया है जो धोखाधड़ी के कामों में शामिल थे। केंद्रीय दूरसंचार मंत्री अश्विनी वैष्णव ने गुरुवार को कहा है कि धोखाधड़ी रोकने के लिए सरकार ने सिम कार्ड डीलर का पुलिस वेरिफिकेशन अनिवार्य कर दिया है और थोक में कनेक्शन देने का प्रावधान भी अब बंद कर दिया गया है। 52 लाख मोबाइल कनेक्शन बंद किए गए हैं। मंत्री ने कहा है कि 52 लाख सिम कनेक्शन बंद कर दिए गए हैं। 67,000 डीलर का नाम ब्लैकलिस्ट में डाला गया है। मई 2023 से सिम कार्ड डीलरों के खिलाफ 300 एफआईआर भी दर्ज किए गए हैं। इसके बाद देखा जाए तो व्हाट्सएप से भी कुछ अकाउंट ब्लॉक किए गए हैं। वैष्णव ने कहा है कि व्हाट्सएप ने खुद करीब 66,000 अकाउंट को ब्लॉक कर दिया है जो धोखाधड़ी के कामों में लगे हुए थे। उनका कहना है अब हमने धोखाधड़ी पर अंकुश लगाने के लिए सिम कार्ड डीलर का पुलिस वेरिफिकेशन जारी कर दिया है, अनिवार्य कर दिया है। नियमों का यदि कोई उल्लंघन करता है तो उसके ऊपर 10 लाख रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा। मंत्री का कहना है कि अभी देखा जाए 10 लाख सिम डीलर हैं और उन्हें पुलिस वेरिफिकेशन के लिए पर्याप्त समय दिया जाएगा। उन्होंने कहा है कि दूरसंचार विभाग ने थोक में कनेक्शन देने की भी सेवा को अभी बंद कर दिया है। इसकी जगह पर व्यावसायिक कनेक्शन की एक नई थ्योरी सरकार लेकर के आएगी। इसके अलावा ये जो व्यवसायी हैं इनका केवाईसी, इसके अलावा सिम लेने वाले व्यक्ति का भी केवाईसी किया जाएगा। केवाईसी के जरिए किसी संस्थान, इंस्टीट्यूट या फिर इन्वेस्टर की पहचान और पते को प्रमाणित करने में मदद मिलती है। इसके बाद वाली जो न्यूज़ हम डिस्कस करने वाले हैं वो चंद्रयान 3 मिशन से रिलेटेड है। चंद्रयान 3 मिशन बहुत ज़्यादा न्यूज़ में रहा है, इसलिए हम इसके बारे में थोड़ी सी बेसिक जानकारी देखने वाले हैं। चंद्रयान 3 मिशन भारत का तीसरे नंबर का चांद मिशन है और चंद्रमा की सतह पर हम सॉफ्ट लैंडिंग कराएंगे, ये दूसरी बार है। इसके पहले जब हम सॉफ्ट लैंडिंग कराए थे चंद्रयान की तो वो सफल नहीं हो पाया था चंद्रयान 2 हमारा, तो इस बार ये हमारा सेकंड प्रयास रहेगा। इस मिशन के अंतर्गत चंद्रयान 3 ने 14 जुलाई 2023 को दोपहर 2:35 पर श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से उड़ान भरी थी। इसमें एक लैंडर मॉड्यूल है, इसके अलावा प्रपल्सन मॉड्यूल है और एक रोवर शामिल है। कितनी चीज़ शामिल की गई हैं इसमें? एक तो है लैंडर मॉड्यूल, दूसरा है प्रपल्सन मॉड्यूल और एक है रोवर। रोवर को आप एक प्रकार से रोबोट कह सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर यदि हम बात करें, ये चंद्रमा है, ठीक है। अब यहाँ से हम लैंडर मॉड्यूल को इसमें उतारेंगे इसकी कक्षा से। यहाँ से फिर लैंडर मॉड्यूल से हम देखेंगे कि रोवर को वहाँ से उतारा जाएगा, रोबोट को, एक प्रकार से गाड़ी समझ लीजिए आप, और वो इसकी सतह का अध्ययन करेगा। तो 3 मॉड्यूल हैं इसके, इनको देखना जरूरी है। चंद्रयान 3 के मिशन उद्देश्य की बात यदि हम करें तो चंद्रमा की सतह पर सुरक्षित और सुगम लैंडिंग कैसे कर सकते हैं, इसके अलावा रोवर को चंद्रमा पर घुमाना है। इसके साथ साथ में कुछ और भी वैज्ञानिक प्रयोग हैं जिनका संचालन करना है। विशेषता की यदि मैं बात करूं तो चंद्रयान 3 के लैंडर का नाम विक्रम है और रोवर पेलोड का नाम है प्रज्ञान। चंद्रयान 2 मिशन के समान ही है। लैंडर पर वैज्ञानिक पेलोड का उद्देश्य चंद्रमा के पर्यावरण कैसा है इसका अध्ययन करना, इस पेलोड में चंद्रमा पर आने वाले भूकंप का अध्ययन करना, सतह का टेम्परेचर कितना रहता है, सतह के पास प्लाज्मा में किस प्रकार से चेंजेस आ रहा है और पृथ्वी तथा चंद्रमा के बीच की दूरी को सटीक रूप से मेजरमेंट करना इसका प्रमुख काम है। इसके अलावा इसमें जो प्रोद्योदन मॉड्यूल है जिसको प्रपल्सन मॉड्यूल बोलते हैं, इसमें एक नया प्रयोग किया गया है जिसको हम स्पेक्ट्रो
पोलरीमेट्री ऑफ हैबिटेबल प्लैनेट अर्थ, जिसको शॉर्टकट में सेप कहा जाता है। स्पेक्ट्रो पोलरीमेट्री ऑफ हैबिटेबल प्लैनेट अर्थ। सेप टेक्नोलॉजी यहाँ पर लाई गई है ताकि परावर्तित प्रकाश का विश्लेषण करके संभावित रहने योग्य छोटे ग्रहों की हम खोज कर सकें। चंद्रयान 3 में कुछ बदलाव भी किए गए हैं, कुछ सुधार भी हमको देखने को मिलते हैं। इसके लैंडिंग क्षेत्र का विस्तार किया गया है, जो एक बड़े निर्दिष्ट क्षेत्र के भीतर सुरक्षित रूप से उतरने की इसको सुविधा प्रोवाइड करेगा। इसके अलावा लैंडर को अधिक हम ईंधन दे दिए हैं इस बार, कि ज़्यादा इसके पास एनर्जी होना चाहिए, ताकि ज़रूरत पड़ने पर लैंडिंग स्थल या फिर वैकल्पिक स्थानों की भी हम चयन कर सकें कि यहाँ ना उतार के वहाँ उतार दे रहे हैं। जबकि चंद्रयान 2 में केवल 2 सौर पैनल लगाए गए थे, लेकिन हमने चंद्रयान 3 में चार तरफ हमने सोलर पैनल लगा दिए हैं। वहीं बात करें चंद्रयान 2 ऑर्बिटर से प्राप्त हाई रेजोल्यूशन छवियों का यूज़ लैंडिंग स्थान निर्धारित करने के लिए किया जाता है, और साथ ही स्थिरता और मजबूती बढ़ाने के लिए इसमें कुछ संशोधन भी किया गया है। लैंडर की गति की निरंतर निगरानी करने और आवश्यक सुधार के लिए चंद्रयान 3 में अतिरिक्त नेविगेशनल और मार्गदर्शन के भी टूल्स लगाए गए हैं, जैसे कि लेजर डॉपलर वेसिलोमीटर, जो कि लैंडर की स्पीड को मापने के लिए चंद्रमा की सतह पर लेजर बीम छोड़ता है। इसके बाद बात करते हैं हम प्रक्षेपण और समय रेखा की। तो चंद्रयान 3 को लॉन्च करने के लिए LVM-3M4 लॉन्चर का यूज़ किया गया था। LVM-3 के उड़ान भरने के लगभग 16 मिनट बाद अंतरिक्ष यान रॉकेट से अलग हो गया। ये एक अंडाकार पार्किंग कक्षा में प्रवेश किया था। चंद्रयान 3 की यात्रा में लगभग 42 दिन लगने का अनुमान है, और 23 अगस्त 2023 को इसकी हम चंद्रमा पर लैंडिंग कराने वाले हैं। लैंडर और रोवर का मिशन लाइफ एक चंद्र दिवस मतलब पृथ्वी के 14 दिन का होगा, क्योंकि वे सौर ऊर्जा पर काम करते हैं। इसके अलावा देखा जाए ये खास इसलिए है क्योंकि हम इसकी सॉफ्ट लैंडिंग चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर करा रहे हैं। वहीं यदि हम बात करें कि आखिर यदि दक्षिणी ध्रुव पर हम इसको भेज रहे हैं तो आखिर इसका महत्व क्या है। ऐतिहासिक रूप से देखा जाए, चंद्रमा के लिए अंतरिक्ष यान मिशनों ने मुख्य रूप से भूमध्य रेखीय क्षेत्र को उसके अनुकूल भूखंड और परिचालन स्थितियों के कारण लक्षित किया था। हालांकि जो दक्षिणी ध्रुव है भूमध्य रेखीय क्षेत्र की तुलना में काफ़ी अलग और अधिक चुनौतीपूर्ण भूभाग है। कैसा है? काफ़ी अलग एरिया है ये साउथ वाला, और काफ़ी चुनौती वाला है, हर कोई यहाँ पर पहुँच नहीं पाता है। इसके साथ साथ में कुछ ध्रुवीय क्षेत्रों में सूरज का प्रकाश कम पहुंच पाता है, जिसके चलते चलते उन क्षेत्रों में हमेशा अंधेरा रहता है, जहां तापमान -230 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है। सूर्य के प्रकाश की यहाँ पर कमी है, अत्यधिक ठंड है। इसके लिए हमारे जो उपकरण हैं वो संचालित नहीं हो पाते हैं, क्योंकि सौर ऊर्जा उनको नहीं मिल पाती है। इसके साथ साथ में चंद्रमा का जो दक्षिणी ध्रुव है वो एकदम अलग टाइप की स्थिति पैदा करता है, जो मनुष्यों के लिए चुनौती है। लेकिन ये उनको प्रारंभिक सौरमंडल कैसा था हमारा, कैसे करके निर्माण हुआ, ये सारी चीज़ें हमें जानकारी देगा। इस क्षेत्र का पता लगाना महत्वपूर्ण है, जो कि भविष्य में गहरे अंतरिक्ष अन्वेषण को प्रभावित कर सकता है। तो ये तो था चंद्रयान 3 से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण जानकारी। आगे हम चलते हैं और देखते हैं न्यूज़ को। तो न्यूज़ में देखिए बताया जा रहा है कि जो चंद्रयान प्रोपल्सन मॉड्यूल है, लैंडर मॉड्यूल है, ये दोनों को अलग कर दिया गया है। द लैंडर मॉड्यूल इज सेट टू डिसेंड टू ए स्लाइटली लोअर ऑर्बिट अपॉन ए डीबूस्टिंग प्लांट फॉर टुडे। पेलोड इन propulsion मॉड्यूल विल कंटिन्यू टू बी इन ऑपरेशन फॉर ए पीरियड ऑफ 3 to 6 month। अब यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर जो पेलोड propulsion मॉड्यूल है ये कक्षा में चक्कर लगाते रहेगा, लेकिन जिस चीज़ को हम उतारे हैं वो चंद्रमा का अध्ययन करते रहेगा और किसको सिग्नल भेजेगा, इसको भेजेगा। फिर ये किसको भेजेगा, पृथ्वी पर लगे, ठीक है, पृथ्वी पर लगे जो उपकरण हैं उनको ये सिग्नल भेजेगा और इस प्रकार से यहाँ पर डाटा का ट्रांसफ़र होने वाला है।
इसके बाद वाली जो न्यूज़ हम डिस्कस करने वाले हैं वो मनरेगा स्कीम से रिलेटेड है। मनरेगा स्कीम का जो फुल फॉर्म है वो है महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम है। इसको 2005 के नाम से जाना जाता था। इसकी शुरुआत हुई थी 2006 में। इसका जो मंत्रालय है वो किस मंत्रालय के अंतर्गत में ये स्कीम काम करती है, तो वो है ग्रामीण विकास मंत्रालय। टारगेट की यदि हम बात करें तो इस स्कीम के अंदर कानूनी तौर से गारंटी दी जाती है गांव देहात में रहने वाले जो अनस्किल्ड लेबर हैं उन लोगों को, कि सरकार आपको कम से भी कम ग्रामीण परिवार के वयस्क सदस्यों को 1 साल में कम से भी कम 100 दिन की रोजगार की गारंटी सरकार देती है। एग्जाम्पल के तौर पर यदि आप गांव में रहते हैं, ठीक है, आप जाइए सरपंच के पास, ग्राम पंचायत जाइए और आप कहिए कि मुझे काम की ज़रूरत है, तो इसमें आपको पंचायत कभी मना नहीं कर सकती है। पंचायत आपको यदि जॉब कार्ड अवेलेबल करा दे रही है और आप 15 दिन के भीतर में यदि आपको काम नहीं दिया जा रहा है तो आपको सरकार रोजगार का भत्ता देगी। इस प्रकार से आपको कानूनी गारंटी दी गई है। इसके अलावा भी इसमें बहुत सारे अच्छे अच्छे प्रावधान किए गए हैं, जैसे कि सरकार ने ध्यान रखा है कि ज़्यादा दूर पर भी काम अवेलेबल ना हो। पता चला 15 किलोमीटर 20 किलोमीटर में आप काम चला रहे हैं, वहाँ तक महिलाओं का जाना ही मुश्किल हो जाए, लड़कियों का जाना ही मुश्किल हो जाए। एक तो डिस्टेंस का यहाँ पर ख्याल रखा गया है। इसके बाद दूसरा जो ख्याल रखा गया है कि भाई काम करने के दौरान यदि किसी प्रकार से शरीर को हानि पहुँच जाती है, एक्सीडेंट हो जाता है, ठीक है, आप विकलांग हो जाते हैं, तो उस कंडीशन में सरकार आपको पैसा देगी। इस प्रकार के प्रावधान इसमें कुछ कुछ किए गए हैं। 100 दिन की गारंटी देती है सरकार, ठीक है। 15 दिन के भीतर में यदि आपको काम नहीं मिलता है तो आपको रोजगार भत्ता भी सरकार देने का काम करती है। तो ये इसके कुछ मोटे मोटे प्रावधान हैं। सबसे शुरू में जब स्कीम को लाया गया था तो इसको शुरू में नरेगा के रूप से जाना जाता था। नरेगा के बाद आप देखते हैं कि सन 2009 में इसका नाम चेंज कर दिया जाता है, इसका नाम बना दिया जाता है मनरेगा। क्रियान्वयन की यदि हम बात करें तो भारत के सभी जिलों में 100% शहरी आबादी वाले जिलों को छोड़ दिया गया है। इसकी आधिकारिक वेबसाइट ये नरेगा है। इसके अलावा यदि हम इसकी कुछ खास विशेषताओं को देखें तो देखिए, ये एक केंद्र प्रायोजित योजना है, ठीक है। किसके द्वारा प्रायोजित योजना है ये स्कीम है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा प्रायोजित, जो कि वैधानिक न्यूनतम मजदूरी दर पर सार्वजनिक कार्य से संबंधित अकुशल शारीरिक कार्य करने के इच्छुक किसी भी गांव के लोग को प्रत्येक वित्तीय वर्ष में 100 दिन के रोजगार की कानूनी गारंटी देता है। मांग किए जाने के 15 दिन के भीतर ही रोजगार यदि आप अवेलेबल नहीं करा पा रहे हैं तो आवेदनकर्ता बेरोजगारी भत्ता प्राप्त करने का अधिकारी होगा। बेरोजगारी भत्ता कितना रहेगा, तो शुरुआती 30 दिनों के लिए न्यूनतम मजदूरी का 1/4। एग्जाम्पल के तौर पर यदि देखें 200 रुपया आपको एक दिन का मिल रहा है तो इसका कितना हिस्सा, 1/4 हिस्सा, 4 कितना हो गया, 4 पंचे 20, 50 रुपया भत्ता मिलेगा। लेकिन ये बहुत कम है। अब सोचिए 200 रुपया आपको मिलता, लेकिन वो ना मिल के सरकार मात्र 50 रुपये दे रही है। एक बात यहाँ पर यह भी है कि ये जो केंद्र प्रायोजित योजना है, मतलब ये है कि कुछ पैसा तो इसमें राज्य सरकारों को लगाना और कुछ सेंट्रल गवर्नमेंट लगाती। लेकिन यहाँ पर आप देखेंगे कि सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से फंड कम दिए जाना भी एक यहाँ पर प्रमुख समस्या हो गई है। कई सारे जो नॉन बीजेपी रूल्ड वाले स्टेट हैं वो आरोप लगाते रहते हैं कि केंद्र सरकार फंड रिलीज नहीं करती है। तो शुरुआत में बताया जा रहा है कि 1/4 रहेगा बेरोजगारी भत्ता और इसके बाद न्यूनतम मजदूरी का 1/2 प्रदान किया जाएगा। तो मतलब यदि धीरे धीरे करके और इसको बढ़ाया जा रहा है। इसके साथ साथ में कार्यान्वयन एजेंसियों श्रमिकों को पीने का पानी अवेलेबल कराएं, सुरक्षित काम का वातावरण होना चाहिए, चिकित्सा की सुविधा हो, इसके साथ साथ में अनुग्रह भुगतान जैसी सुविधाएं भी होने चाहिए, ऐसा सरकार का कहना है। इसके अलावा इसमें महिलाओं को भी रिजर्वेशन प्रोवाइड किया गया है। ये बहुत अच्छी बात है कि कम से भी कम 1/3 लाभार्थी महिलाएं होनी चाहिए। इसके अलावा डिस्टेंस के मामले में क्या कहा जा रहा है, देखिए भाई,
डिस्टेंस के मामले में कहा जा रहा है कि रोज़गार 5 किलोमीटर की डिस्टेंस के अंदर में ही आपको अवेलेबल कराना है। जैसे कि यदि आपका गांव है तो गांव से 5 किलोमीटर से दूर आपको काम नहीं दिया जाएगा, उसके पहले ही रहेगा। और यदि उससे ज़्यादा दूरी में आपको ले जाया जा रहा है काम कराने के लिए तो उसमें आपको एक्स्ट्रा पैसा मिलेगा। इस योजना के अंतर्गत जो भी खर्चा आएगा वो केंद्र और राज्यों के बीच निर्धारित रेशों में किया जाता है। जैसे कि केंद्र सरकार द्वारा अकुशल श्रम की लागत का 100%, अर्ध कुशल काम है कुशल श्रम की लागत का 75% हिस्सा, सामग्री लागत का 75% और प्रशासनिक लागत का 6% वहन किया जाता है। तो यहाँ पर काफ़ी इम्पोर्टेंट फैक्ट यहाँ पर दिया गया है। देखिए, यदि कोई काम है उसकी कैटेगरी है अकुशल श्रम, तो यहाँ पर सरकार कहेगी कि 100 में से 100 रुपये हमसे ले लो। यदि अर्ध कुशल और कुशल श्रम प्रोवाइड किया जा रहा है कहीं पर तो सरकार कहती है कि हम 75% देंगे और 25% राज्य सरकार देगी। इसके अलावा कोई सामग्री लग रही है, कोई चीज़ लग रही है तो उसमें 75% केंद्र सरकार कह रही है हम देंगे, बाकी 25 रुपये आप जो है अपनी तरफ से दीजिए। इसके साथ साथ में एडमिनिस्ट्रेशन में जो खर्चा आ रहा है उसका 6% केंद्र सरकार वहन कर रही है, बाकी का कह रही है कि आप अपना खर्चा देख लीजिए स्टेट गवर्नमेंट को। इसके साथ साथ में देखा जाए मनरेगा के कामों की सोशल ऑडिट अनिवार्य है, इससे जवाबदेही और पारदर्शिता में वृद्धि होती है। इसका उद्देश्य है रोजगार सृजन के साथ साथ में कुछ एसेट का निर्माण करना, उनकी गुणवत्ता में सुधार करना। जैसे कि गांव में तालाब बना दिए, गांव में नहरें खोद दी गई हैं, ठीक है, कोई सामुदायिक भवन का निर्माण किया जा रहा है, इस प्रकार के काम यहाँ पर किए जाते हैं। इस योजना के अंतर्गत क्या है ना, मजदूर लोग गांव छोड़कर शहर नहीं भागते, महिलाओं को अपने गांव में ही काम मिल जाता है। कुल मिलाकर के लैंगिक समानता को ये बढ़ावा देती है। मनरेगा के अंतर्गत ग्राम पंचायत को कुछ काम बांटे गए हैं, जैसे कि रजिस्ट्रेशन के लिए एप्लीकेशन प्राप्त करना, रजिस्ट्रेशन के एप्लीकेशन को वेरीफाई करना, परिवारों का पंजीकरण करना, जॉब कार्ड जारी करना, इसके साथ साथ में कार्य हेतु आवेदन पत्र प्राप्त करना। इसके बाद जॉब हेतु इन आवेदनों की दिनांकित रसीदें जारी करना, आवेदन जमा करने के 15 दिन के भीतर या फिर अग्रिम आवेदन के मामले में काम मांगे जाने की तारीख से काम को बांटना। इसमें बहुत सारी गतिविधियां शामिल करी गई हैं, जैसे कि ग्रामीण पेयजल परियोजना हो सकती है, कृषि से संबंधित हो सकती है, ग्रामीण स्वच्छता हो सकता है, सिंचाई और बाढ़ प्रबंधन से संबंधित कार्य है, पशुधन संबंधी कार्य है, मछली पालन है, आंगनबाड़ी केंद्रों का निर्माण करना, ये सब मनरेगा के अंतर्गत आ जाते हैं। न्यूज़ की तरफ चलें तो बताया जा रहा है कि आज के समय में मनरेगा स्कीम के अंतर्गत जो परिसंपत्तियों का निर्माण किया जा रहा है, जो काम किया जा रहा है, उसकी निगरानी ड्रोन के माध्यम से की जाएगी। नाउ ड्रोन्स टू मॉनिटर प्रोग्रेस क्वालिटी ऑफ एसेट प्रोड्यूस्ड एट मनरेगास वर्क साइट। तो ये बहुत अच्छा कदम है सरकार की तरफ से। कम से भी कम यदि कोई एसेट का निर्माण किया जा रहा है तो उसकी निगरानी होनी चाहिए। यदि उसका, जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर हमारे गांव में पहले बहुत सारे जो है तालाब खोदे गए थे मनरेगा स्कीम के अंतर्गत, ठीक है, मनरेगा में ये तालाब बना दिया गया है। आज के समय में इस तालाब की कंडीशन इतनी ज़्यादा ख़राब हो गई है कि यहाँ पर झाड़ियाँ उगना चालू कर दी हैं। यहाँ पर आप आपके गाय बैलों को भी पानी नहीं पिला सकते, इतना ज़्यादा गंदा पानी हो जाता है इसका। कुल मिलाकर के मनरेगा के अंतर्गत जो एसेट का निर्माण किया गया है उसकी मॉनिटरिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाती है। इंक्रीजिंग इट्स सर्विलांस ऑफ वर्क साइट अंडर द महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम, यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट will be placing drones into service to monitor both the progress and quality of asset। कौन सी मिनिस्ट्री ये काम कर रही है? यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट। क्या कहना है कि प्रोग्रेस कैसा है आपका, आपके काम का प्रोग्रेस कैसा चल रहा है, उसकी क्वालिटी कैसी है, इस चीज़ की मॉनिटरिंग हम ड्रोन के माध्यम से करने वाले हैं। 4 फंक्शन की बात करी जा रही है। तो स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर के हिसाब से देखा जाए, रिसेंटली इशू किया गया है मिनिस्ट्री के द्वारा
ड्रोन का इस्तेमाल किया जाएगा 4 प्रकार से। यहाँ 4 प्रकार की मॉनिटरिंग का काम होगा। पहले नंबर की बात यह है सर्वेइंग द ऑनगोइंग वर्क, अभी जो काम चल रहा है उसका सर्वे करना। इसके अलावा यदि कोई काम कंप्लीट हो गया है तो उसका इंस्पेक्शन करना। इसके बाद इम्पैक्ट असेसमेंट। इसके बाद क्या है स्पेशल इंस्पेक्शन इन द केस ऑफ कंप्लेंट्स। अब लेकिन यहाँ पर दिक्कत ये पैदा हो गई है कि जो आदमी वहाँ पर जाने वाला है, ठीक है, ड्रोन को लेकर के जो कि सर्वे करेगा, यहाँ पर भी क्या कुछ गड़बड़ियाँ हो सकती हैं? क्या यहाँ पर भी भ्रष्टाचारी हो सकती है? क्या यहाँ पर भी सरपंच अपने आप को बचा सकता है? ये यहाँ पर थोड़ी देखने वाली बात होगी। देखा जाए ना तो बहुत सारी कंप्लेंट आ रही थी, करप्शन का काम चल रहा था मनरेगा के काम को लेकर के। वी रिसीव रेगुलरली दीज वेरी फ्रॉम मशीन बीइंग यूज्ड इन प्लेस ऑफ वर्कर, जैसे कि वर्कर की जगह में मशीनों का इस्तेमाल किया जा रहा है। तो ड्रोन से सर्वे कराया जाएगा तो पता चल जाएगा कि नहीं भाई आपको इंसानों से ही काम कराना है। इसके साथ साथ में मैनी रिसीविंग वेजेस विथआउट डूइंग वर्क, ऐसा भी हो जा रहा है कि लोग काम नहीं कर रहे हैं, ठीक है, और उनको पैसा मिल जा रहा है। इस प्रकार का एग्जाम्पल मैं अपने गांव में भी देखा हूँ। ये जो सरपंच और सचिव लोग क्या करते हैं ना, और जो मेट लोग रहते हैं, सुपरवाइज़र लोग रहते हैं, ये थोड़ी सी धांधली कर देते हैं। धांधली ऐसी करते हैं कि ये जो है, जो आदमी काम करने भी नहीं चाह रहा है उसकी भी हाजिरी चढ़ाते जाते हैं, ठीक है। कुछ रुपया दे दिए वर्कर को, 100 रुपये दे दिए और बाकी का जो 100 रुपये है अपनी जेब में रख ली। इस प्रकार की धांधली भी मैं अपनी आंखों से देखा हूँ। तो हो सकता है अब ये कम हो जाए। कुल मिलाकर के ये जो ड्रोन डिप्लॉय किए जाएंगे ये स्पेशली काफ़ी हेल्पफुल रहने वाले हैं इस प्रकार के केसेस में। ये हमको रियल टाइम मॉनिटरिंग कराएंगे एंड गार्निंग एविडेंस, और हमको कुल मिलाकर के एविडेंस प्रस्तुत करेंगे। तो ये जो चीज़ है, कदम है, कितना सक्सेस हो पाने वाला है ये, इसको तो आगे हमको देखना है। इसके बाद वाली जो न्यूज़ हम डिस्कस करने वाले हैं वो इंडियन नेवी से रिलेटेड है। प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू की तरफ से लॉन्च किया गया है एक वारशिप जिसका नाम रखा गया है विंध्यगिरी। ये देखिए जी, तो समुद्री जहाज़ है ये पार्टिकुलरली युद्ध के लिए प्रयोग किया जाएगा, क्योंकि ये कैसा है, ये वारशिप टाइप का जहाज़ है। प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू ने थर्सडे के दिन लॉन्च किया है विंध्यगिरी जहाज़ को, द लास्ट इन सीरीज ऑफ 3 प्रोजेक्ट 17A प्रोजेक्ट अंतर्गत ये लास्ट सीरीज़ माना जा रहा है, जिसको हम अल्फ़ा बोलते हैं। बिल्ड बाय द इंडियन नेवी एट कोलकाता बेस्ड गार्डन रीच शिप बिल्डर एंड इंजीनियर्स। कहाँ पे निर्माण किया गया है, किसने निर्माण किया है, ये इम्पोर्टेंट हो जाता है, और ये किस सीरीज़ का एक हिस्सा है। तो जो अल्फ़ा सीरीज़ है उसका लास्ट सीरीज़ माना जाता है प्रोजेक्ट 17A का। इसका निर्माण इंडियन नेवी के द्वारा किया गया है। कलकत्ता में एक कंपनी है गार्डन रिच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स। इंडिया की जो मैरीटाइम कैपेबिलिटीज़ है, प्रेसिडेंट का कहना है दैट द लॉन्च वाज आल्सो ए स्टेप टुवर्ड अचीविंग द गोल ऑफ आत्मनिर्भर भारत थ्रू इंडिजीनियस शिप बिल्डिंग। द्रौपदी मुर्मू का कहना है कि भारत जो है आत्मनिर्भर बनना चाहता है, और उस मामले में हम एक कदम और आगे बढ़ गए हैं। इसके बाद एक और इम्पोर्टेंट न्यूज़ हम डिस्कस करने वाले हैं। फ्लड फोरकास्ट ऐप को लॉन्च किया गया है वाटर कमीशन के द्वारा। सेंट्रल वाटर कमीशन ने थर्सडे के दिन लॉन्च किया है एक ऐप को जिसका नाम रखा गया है फ्लड वॉच, जो कि फोरकास्ट कर सकता है द चांसेस ऑफ फ्लड ए डे इन एडवांस। एक दिन पहले ही
क्या फ्लड आ सकती है, इसका ये अनुमान लगा सकता है। इसके साथ साथ में ये हमें प्रोवाइड करता है 7 डे की एडवाइजरी ऑन चांसेस ऑफ फ्लड्स एट वेरियस स्टेशन इन द कंट्री वेयर द CWC मेंटेन इट्स मेजरमेंट गेज। कुल मिलाकर के देखा जाए तो देखिए ये क्या है, हमें 7 डे की एडवाइजरी भी प्रोवाइड करता है कि कहाँ पर कितना चांसेस है फ्लड का वेरियस स्टेशंस में। ये गूगल के प्ले स्टोर में अवेलेबल है। द ऐप हैज़ ए मैप ऑफ इंडिया विथ कलर्ड सर्किल्स 8 वाटर स्टेशन अक्रॉस द कंट्री इंडिकेटिंग करंट रिस्क ऑफ फ्लडिंग। यहाँ पर जो है कलर वाले सर्किल आपको देखने को मिल जाएंगे वाटर स्टेशन में पूरे कंट्री में, जो कि इंडिकेट करता है करंट रिस्क ऑफ फ्लडिंग को। यहाँ पर आपको ग्रीन सर्किल देखने को मिल जाएगा, जिसका मतलब ये है येलो, ग्रीन का मतलब है नॉर्मल कंडीशन है, येलो का मतलब है नॉर्मल से ज़्यादा, ऑरेंज का मतलब सीवियर कंडीशन है, रेड का मतलब एक्सट्रीम कंडीशन हो गई है। यदि आप सर्किल को क्लिक करते हैं तो यहाँ पर वाटर लेवल का पता हमको चल जाएगा स्टेशन में, द डेंजर लेवल एंड वार्निंग लेवल, ये सारी चीज़ें भी आप पता लगा सकते हैं। इसके साथ साथ में ये जो वार्निंग रखी गई है ये इंग्लिश या फिर हिंदी दोनों में आपको देखने को मिल जाएगी। ये जो एप्लीकेशन बनाया है ये प्रोवाइड करेगा स्टेट वाइज बेसिन वाइड फ्लड फॉरकास्ट अप टू 24 आवर्स और फ्लड एडवाइजरी। ठीक है, 24 घंटे की सुविधाएं आपको प्रोवाइड करी जा रही हैं। 7 दिन सेवाएं आप ले सकते हैं। दैट कैन बी एक्सेस्ड वाया सिलेक्टिंग स्पेसिफिक स्टेशन।